Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. You're watching Zoom online classes of Executive Coaching Center and I'm your mentor Mohammad Farhan Khan Abbasi. आज इस फर्स्ट लेक्चर में हम प्रेसियन कंपोजिशन के पेपर को अंडरस्टैंड करेंगे. एज ए मॉडल पेपर के हम जब एग्जामिनेशन में जाते तो किस टाइप का पेपर हमने अटेम्प्ट करना होता है, नंबर 1. नंबर 2, नॉर्मली परसीव ये किया जाता है कि प्रेसी एंड कंपोजिशन का जो पेपर है उसमें जो पोर्शन है सेंटेंस करेक्शन का, इडियम्स का, पेयर ऑफ वर्ड्स का, एक्टिवाइज पैसिवाइज का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, वोकैबुलरी का, ये वो पोर्शंस हैं जो 30 to 35 मार्क्स ऑलमोस्ट इसके बनते हैं. या बात कर 40 मार्क्स के भी आ जाता है. अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन भी 5 नंबर की पूछ सकता है वो आपसे एग्जामिनर. तो परसीव ये किया जाता है कि जी ये बड़ा टेक्निकल है, मुश्किल है, बड़ा लेंथी है, कैसे किया जाए. एक गुर की बात आप लोगों के साथ आज मैं डिस्कस करता हूँ. एक आपको बेसिक इस पेपर की रिक्वायरमेंट आपसे शेयर करता हूँ. दैट इस पेपर का नाम ही प्रेसी एंड कंपोजिशन है. तो आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो 3 हैं और ये तीनों क्वेश्चंस प्रैक्टिस मांगते हैं. जैसे कि ऐसे राइटिंग का पेपर प्रैक्टिस मांगता है और स्किल मांगते हैं. तो ये जो पेपर हैं इसमें आपकी वोकैबुलरी भी डेवलप हो जाती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ठीक हो जाता है और विज आपकी प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन ये भी बहुत अच्छे हो जाते हैं. अब इस पेपर को करने का जो सबसे आसान तरीका है, द मोस्ट इजीएस्ट मेथड इज दैट कि हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली अलग अलग प्रैक्टिस किया जाए. यानी आज हम इंशाल्लाह प्रेसी के ऊपर बात करेंगे, पास्ट पेपर में से एक पेपर करेंगे एंड इट इज द पेपर जिसमें आपने डे 1 से ही प्रैक्टिस करनी है. आपकी लर्निंग ही प्रैक्टिस के ऊपर होती है. यानी आप रूल्स अंडरस्टैंड करेंगे, ड्राफ्टिंग की मेथोडोलॉजी अंडरस्टैंड करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली प्रेसी करना शुरू कर देंगे, जिस तरह के हम आज के अपने सेशन में, इस लेक्चर में करेंगे. तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं जी आज का क्वेश्चन और डेली बेस पे हम कोई ना कोई नई चीज, नया क्वेश्चंस उसके ऊपर काम किया करेंगे. नंबर 1 जी, आ जाते हैं इधर और आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर है जी 2010 का, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन. आपका जो पहला सवाल होता है वो बेसिकली या तो अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन होती है या सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं. इसको वोकैबुलरी भी कहते हैं, लेक्सिकल रिसोर्स भी कहते हैं. तो वो पेपर नॉर्मली आपसे ले लिया जाता है. 20 नंबर का भी होता है, बास का 10 नंबर का भी होता है वो पेपर. तो क्वेश्चन नंबर 2 फिर आता है आपके पास, क्योंकि हमने अपने नोट्स खुद कंपोज किए हैं, प्रिपेयर किए हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 2 होता है. बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह मैं सीएसएस के तमाम कैंडिडेट्स को कहता हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स को कहता हूँ, कोई भी कंपैरेटिव एग्जामिनेशन हो उसके कैंडिडेट्स को कहता हूँ कि आपने पर्चा पढ़ना जरूर है, उसमें इंस्ट्रक्शंस जो दी होती हैं उसको जरूर फॉलो करना है. तो आप देख रहे हैं कि जी 3 घंटे का टाइम है, हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स 100 है. मेक अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल. आपने प्रेसी करनी है और एक सूटेबल टाइटल सजेस्ट करना है. चूंकि 2010 का पेपर है तो 2010 में प्रेसी जो थी वो 25 नंबर की हुआ करती थी. अभी 20 नंबर की प्रेसी है, 20 नंबर की कॉम्प्रिहेंशन है और 10 नंबर की ट्रांसलेशन है. चूंकि मैं पैरेलल पेपर करवाता हूँ आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके साथ साथ पाकिस्तान में पीएमएस, सीएसएस और पीसीएस स्पेसिफिकली बलूचिस्तान और केपीके के एग्जाम्स का नाम है. पीएमएस पंजाब के लिए है, सिंध के लिए है. और पीपीएससी हमारे यहाँ पीपीएससी सिंगल पेपर के लिए होता है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन. लेकिन इंडिया के अंदर पीपीएससी का मतलब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रेड 17 के लिए सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है. तो हम कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान के पास्ट पेपर्स को भी सॉल्व करें और इंडिया में यूपीएससी के, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के भी पास्ट पेपर करें और पीपीएससी, पीएमएस के पास्ट पेपर भी सॉल्व करें.
अदर देन पाकिस्तान, अगर इंडिया की बात की जाए तो वहां पर यूपीएससी में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, जो उनका हाईएस्ट कंपैरेटिव एग्जामिनेशन है वो आईईएस का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, वहां जो अंग्रेजी का पेपर है प्रेसी एंड कंपोजिशन का, इसमें 75 मार्क्स की प्रेसी होती है और काफी लेंथी होता है। हम चूंकि अपने इंस्टीट्यूशन में पास पेपर सॉल्व करते रहे, तो यहाँ पर भी जूम क्लासेस में भी हम इंशाल्लाह वो एक लेंथी प्रेसी भी सॉल्व करेंगे, एक लेंथी कॉम्प्रिहेंशन भी सॉल्व करेंगे जो 1000 से 1200 वर्ड्स की होती है। चूंकि हमारा जो पेपर है इसमें तो 500 साढ़े 500 वर्ड्स की प्रेसी या 500 साढ़े 500 वर्ड्स की कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस होते हैं जिसपे हमने काम करना होता है, लेकिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम इसलिए करेंगे, मुश्किल काम इसलिए करेंगे, एक तो हमारा नॉलेज बढ़ता है, स्किल डेवलप होता है, तीसरी हमारी वोकैबुलरी बड़ी बनती है, क्योंकि प्रेसियन कंपोजिशन का वाहिद पेपर है जिसमें जितने ज्यादा पास पेपर आपने सॉल्व करने हैं उतनी ज्यादा आपकी एबिलिटी और इम्प्रूवमेंट आपने आनी है। तो सबसे पहले जी आप कॉपी पेंसिल चूंकि आपके पास है, आई एक्सपेक्ट, तो आप सबसे पहले एक काम करेंगे कि यही काम आपने एग्जामिनेशन में जाकर के भी करना है कि जब आप प्रेसी का पेपर सॉल्व कर रहे हो और प्रेसी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो सबसे पहले आपने जो हेडिंग देनी है अपनी शीट के ऊपर, वहां पे आपने एक बोल्ड मार्कर के साथ, कटे हुए मार्कर के साथ रफ ड्राफ्ट नंबर 1 की हेडिंग देनी है, नंबर 1, और उसके नीचे हेडिंग नंबर ए देनी है। रफ ड्राफ्ट नंबर 1 की दो हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग ए देनी है सूटेबल टाइटल्स और हेडिंग बी आपने देनी है की सेंटेंसेस की। और इसके बाद हम इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकली करेंगे तो अभी इसकी समझ आ जाएगी कि हम ऐसा क्यों करते हैं और इतने ज्यादा सूटेबल टाइटल्स क्यों निकालते हैं, इसकी भी फिलॉसफी है। तो अगर आपने ये काम कर लिया है मेरे साथ साथ, अब अभी आप चलेंगे, तो अब आपने क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है उस पे आपने हेडर फुटर रूल अप्लाई करना है। हेडर फुटर रूल, जब आपने आंसर शीट पे रफ ड्राफ्ट नंबर 1 बना लिया, सूटेबल टाइटल की हेडिंग दी, 6 7 8 टाइटल्स की नंबरिंग कर दी, की सेंटेंसेस की हेडिंग दी। नंबरिंग इसकी ज्यादा इसलिए नहीं होती कि बाज का सेंटेंस आगे भी आ जाता है तो फिर आपने बार बार तो नहीं इसको करना, लेकिन टाइटल्स तो आपके इतने लंबे नहीं होते, उसके लिए आपने पहले कर लिया, तो एक ही लिख दे, उसके बाद जब दूसरा सेंटेंस आएगा, तीसरा आएगा, हम साथ साथ उसको करते जाएंगे। अब आपने हेडर फुटर रूल क्या है कि आपके पास ये प्रेसी के 1 2 3 पैराग्राफ्स, नॉर्मली एक पैराग्राफ की प्रेसी भी होती है, एक से ज्यादा पैराग्राफ की भी होती है, तो ये आपके सामने 1 2 3 पैराग्राफ्स है। इन तीनों पैराग्राफ में हेडर फुटर रूल कैसे अप्लाई होगा, हम इसको एक पीस कंसीडर करेंगे फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और हेडर क्या होता है, जहां से प्रेसी का टॉपिक सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो आपने क्या करना है, शुरू के 2 या 3 सेंटेंसेस को पेंसिल से अंडरलाइन करना है। 2 सेंटेंसेस इन अ केस के आपके पास जो मटेरियल ओवरऑल है वो कम है, जिस तरह इसमें मटेरियल ज्यादा है तो 3 सेंटेंसेस को अंडरलाइन कर लें। या फिर आपके अगर सेंटेंसेस ज्यादा लेंथी नहीं है, छोटे छोटे शुरू में टॉपिक सेंटेंसेस, शुरू में पैसेज में पैराग्राफ में छोटे सेंटेंसेस आ गए तो 3 कर लें, अगर बड़े सेंटेंसेस आ गए तो 2 आपने अंडरलाइन कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, उसके बाद जो लास्ट के 2 3 सेंटेंसेस है उनको भी अंडरलाइन कर लेना। यहां तक समझ आ गई बात। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने इन सेंटेंसेस को ईच सेंटेंस 3 टाइम पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में आप बैठे होंगे तो विस्पर करना है, और जो कीवर्ड आपको इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें नजर आ रहा है उसको आपने अंडरलाइन कर लेना। लेट्स डू इट, स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन नेचर, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि स्क्रीन पे प्रॉपरली आप लोगों को नजर आ जाए जी। तो वो कहता है, of all the characteristics of ordinary human nature, envy is the most unfortunate. Not only does the envious person wish to inflict misfortune and do so whenever he can with impunity, but he is also himself rendered unhappy by envy. पहला सेंटेंस अभी खत्म हो गया, तो हम इसके, क्योंकि सेंटेंस लेंथी था, 2 सेंटेंस ही पढ़ेंगे। Instead of driving pleasure from what he has, he drives pain from what others have. नहीं जी, ये 2 फुल स्टॉप हमारे पास आ गए। अब ये हमारा हेडर बन गया। अब हम इसको 3 दफा पढ़ते हैं और इसके मेन कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरलाइन करेंगे लेड पेंसिल से।
नॉर्मली एग्जामिनेशन में पेपर में लिखने से मना करते हैं, तो आपने लेड पेंसिल ही लेके जानी है, तो आपको इतना इशू नहीं होगा। अब आप दोबारा इसको पढ़ते हैं, ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन नेचर। 3 दफा पढ़ने की रीजन ये है कि बाज का पेपर में बंदा बैठता है, प्रेशर होता है, पेपर नर्व्स की गेम होती है, और इंग्लिश का पेपर शुरू के पेपर्स में होता है, और ये वो पेपर है, ये वो एग्जाम है, ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो एरियाज हैं जिसमें ऑब्वियस सी बात है पासिंग रेट बहुत कम होता है। 2 से 2.5% लोग पूरे कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में सारे सब्जेक्ट पास कर लेते हैं, ऐसे का पेपर और प्रेसी के पेपर में फेल हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक साइकोलॉजिकली भी स्टूडेंट के ऊपर एक प्रेशर होता है। तो आपने इसलिए इसको 3 बार पढ़ना, और बड़ा टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ, टाइटल खुद एक्सट्रैक्ट होगा, वंस टाइटल एक्सट्रैक्ट हो गया, थीम आपके सामने आ जाएगा, आप उसको फ्यू वर्ड्स में, 1/3 वर्ड्स में प्रिसीजन के साथ, एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रीहेंड करते हुए अपने अल्फाज में एक फाइनल ड्राफ्ट जनरेट कर सकते हैं। मैं साथ साथ इसका उर्दू तर्जमा इसलिए करता चला जा रहा हूँ कि ज्यादातर हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है वोकैबुलरी को अंडरस्टैंड करना। याद रखिएगा, वोकैबुलरी इज नॉट समथिंग दैट कैन बी मेमोराइज। लोग वोकैबुलरी की किताबें पकड़ते हैं और उसको याद करते हैं, वर्ड स्मार्ट को ये तो वो। नो नीड, पास पेपर सॉल्व करें, अपने कोर्स के लिटरेचर को पढ़ें, साथ अपने पास डिक्शनरी रखें, कि वोकैबुलरी इज द ओनली थिंग दैट कैन बी डेवलप्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। वोकैबुलरी डेवलप होती है, याद नहीं होती। तो पढ़ते हैं जी इसको। ऑफ ऑल द इसको पहले मैं कर लूं हाईलाइट। ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन नेचर, एक आम ऑर्डिनरी ह्यूमन नेचर का जो शख्स, एक आम ह्यूमन नेचर जो होती है, एक आम इंसान जो होता है, उसमें बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी बहुत सी, एक आम ऑर्डिनरी ह्यूमन नेचर के अंदर, इंसानी फितरत की बहुत सी खसूसियात हैं। एनवी इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट सेमीकोलन, जिसमें हसद करना एक बड़ी ही अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मत एक करेक्टरिस्टिक है। यानी राइटर इसमें कह रहा है कि जितनी भी इंसान के अंदर, एक आम आदमी की बात कर रहा है, ऑर्डिनरी ह्यूमन नेचर की, खास आदमी की बात नहीं कर रहा। एक ऑर्डिनरी ह्यूमन जो बीइंग है, उसकी जो फितरत है, उसकी जो नेचर है, उसमें जहां बहुत सी खसूसियात हैं, वहां एक बदकिस्मती से एनवी भी उसके अंदर ही फिट इन है। ये इंसान की ह्यूमन नेचर में हसद करना होता है, यानी बाय नेचर इंसान हसद भी करता है, जेलस होता है। नॉट ओनली डज द एनवियस पर्सन विश टू इन्फ्लिक्ट मिसफॉर्चून एंड डू सो व्हेनेवर ही कैन विद इम्प्यूनिटी, ना कि कोई हसद करने वाला शख्स पहले स्टेज पे ये चाहता है कि वो किसी के साथ मिसफॉर्चून करे, उस पे बुराई मुसल्लत करे, उस पे मुश्किल वक्त मुसल्लत करे, बल्कि वो ऐसा करता है जब कभी उसको मौका मिलता है, उसके पास ताकत होती है, वो ऐसा करना चाहता है। बट ही ऑल्सो हिमसेल्फ रेंडर्ड अनहैप्पी बाय एनवी, लेकिन वो अपने आप को भी नाखुश ही रखता है, क्योंकि वो हर वक्त हंस करता रहता है। यानी पहले सेंटेंस में एग्जामिनर हमें ये बता रहा है, राइटर हमें ये बता रहा है कि इंसान एज ए ह्यूमन, उसके अंदर बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें एनवियस होना, हसद करना, एक बदकिस्मती से, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब जो एनवियस पर्सन है वो करता क्या है, वो न के किसी और पर कोई मिसफॉर्चून, कोई मिजरी, कोई बुरा वक्त मुसल्लत करने की ख्वाहिश करता है, बल्कि जब उसे मौका मिलता है वो ऐसा करता है, लेकिन इस दौरान वो खुद भी अनहैप्पी रहता है। क्योंकि जब आप हर वक्त जलते ही रहेंगे तो किसी और को मुश्किल में देखेंगे, फिर भी आप अपने आप का खून जलाते रहेंगे, क्योंकि एनवी, बीइंग एनवियस इज अ कर्स। आप जब किसी से हसद करते हैं तो हसद करना एक ऐसा अमल है जिसमें आप अपने आप को भी कर्ज कर रहे होते हैं। इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग प्लेयर फ्रॉम व्हाट ही हैज, बजाय इसके कि उसको जो नेमतें दी गई हैं, उसके पास जो दुनियावी चीजें हैं, उसका जिस्म है, उसकी खुशियां हैं, उसकी फैमिली है, उसके प्लान्स हैं, उसके इर्द गिर्द का माहौल है, उस पे वो खुश हो, उससे वो मजा हासिल करे, उससे वो सुकून हासिल करे, प्लेयर ले अपनी जिंदगी में। ही ड्राइव्स पेन फ्रॉम व्हाट अदर्स हैव, क्योंकि एनवियस पर्सन, हसद करने वाला, हमेशा दूसरे को ही देखता है।
उसी से हसद करता है। तो जो उसके पास अपने पास चीजें मौजूद होती हैं, अपने पास फैसिलिटीज होती हैं, उससे बजाय प्लेयर लेने के वो हर वक्त अपने आप को पेन में रखता है कि फलां के पास ऐसा क्यों है, फलां का जिस्म ऐसा क्यों है, फलां का कद ऐसा क्यों है, फलां की फैमिली ऐसी क्यों है, फलां की रंगत ऐसी क्यों है, फलां की स्कूलिंग ऐसी क्यों है, फलां के पेरेंट्स ऐसे क्यों है, फलां ऐसे घर में क्यों रहता है, फलां को ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिल गई, फलां कामयाब कैसे हो गया, फलां अच्छा राइटर कैसे बन गया, फलां अच्छा एसेइस्ट कैसे बन गया, फलां इतना एक्सपर्ट इतनी जल्दी कैसे हो गया, फलां ने कामयाबी कैसे हासिल कर ली। वो इसी चक्कर में रहता है, और जो उसके पास खुश रहने के मौके होते हैं, उसके अपने इर्द गिर्द का माहौल होता है, अल्लाह की दी हुई बहुत सी नेमतें होती हैं, उसके बारे में वो नहीं सोचता। ले जी, अब हमने जब हेडर को पढ़ा, 2 या 3 सेंटेंसेस को पढ़ा, तो हमारे जहन में एक स्केच बन गया कि भाई एग्जामिनर बात क्या कर रहा है, एग्जामिनर का जो पैसेज जो राइटर का है, इसमें ट्रेंड क्या चल रहा है, किस तरफ इशारा ज्यादा हो रहा है। इसका रूल ये है कि जब पैराग्राफ लिखा जाता है, तो पैराग्राफ राइटिंग के लिंग्विस्टिक में कुछ रूल्स सेटल्ड हैं कि जब भी आपको पैराग्राफ लिखेंगे तो उसके शुरू के सेंटेंसेस टॉपिक सेंटेंस होंगे, जो बाद का बॉडी का उसका पैराग्राफ का एरिया होगा उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन आएगी, एग्जाम्पलिफिकेशन होगी, रेफरेंसेस दिए होंगे, और जो उसका फाइनल सेंटेंस एंड रिमार्क्स होगा उसमें उसी जिस टॉपिक पे बात शुरू हुई है उसको कंक्लूड किया जाएगा। तो इसी पैराग्राफ के मॉडल को हमने अप्लाई किया, हम हेडर में टॉपिक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें तो एनवियस पर्सन, उसकी माइंडसेट और उसकी उस अपने ऊपर नाखुश रहना और दूसरों के ऊपर मिजरीज इन्फ्लिक्ट करना या इस तरह के माइंडसेट को प्रमोट करना, यही हमें नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने पहले से आंसर शीट में रफ ड्राफ्ट नंबर 1 लिखा हुआ है, तो जो हमने पहला हेडर पढ़ा है या 2-3 सेंटेंसेस पढ़े हैं, उसको देखते हुए हमारे जहन में जो स्केच बना है उसका हम कोई टॉपिक बना लेते हैं। तो ले जी, मैं लाइव आपके सामने कोई टॉपिक बनाता हूँ। जैसे ऊपर हमारे पास, क्योंकि हमने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो उसने बात की है ऑल कैरेक्टरिस्टिक फॉर ऑर्डिनरी ह्यूमन नेचर। तो ह्यूमन नेचर एक काम की चीज इसमें दी, एनवी उसने दी, एनवीएस पर्सन की उसने पैशन के बारे में बताया, वो क्या करता है और क्यों वो नाखुश रहता है, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। जिसको जहन में रखते हुए हम को 2 टाइटल लिख देते हैं यहाँ पे। लो, टाइटल नंबर 1, एनवी सेमीकोलन द मोस्ट undesirable trait of human nature। अनडिजायरेबल है ना, अनवांटेड है। इसके हम कोई सिनोनिम भी चेक कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। अनडिजायरेबल है, अनडिजायरेबल, ये लें जी, ये हमारा एक टाइटल आ गया जो हमने इससे देखा। एक और टाइटल भी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल बीइंग envious one cannot attain happiness। वेरी सिंपल, यही बातें हमें इसमें से पता चली ना। अच्छा, जब कोई बंदा एनवियस रहता है तो ऑब्वियस सी बात है वो कभी भी हैप्पीनेस अटेन नहीं कर सकता। एक और को टाइटल लिखते हैं, जेन में आ रहा है, लिख देते हैं। अभी लाइव ही हम चूंकि चल रहे हैं तो एक और टाइटल लिख देते हैं। चूंकि ये बात उसने एक और भी की है कि अनहैप्पी रहता है, रेंडर्ड हिमसेल्फ अनहैप्पी करता है, और प्लेयर की बजाय पेन हासिल करता है। बीइंग एनवियस वन कैन नॉट अटेन हैप्पीनेस। Envy is the evil characteristic of ordinary human being। यानी एनवी जो है वो एक
evil characteristics है, is the evil characteristic of ordinary human being. लें जी, ये तो हमने साथ साथ इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आते हैं फुटर के ऊपर। तो फुटर में हम ये पूरा पैराग्राफ ही पकड़ लेते हैं क्योंकि 2-3 सेंटेंस यही है, पढ़ते हैं जी। बट द एनवियस मैन में से, लेकिन एनवियस मैन कहेगा। अब हमने बीच का पोर्शन क्यों छोड़ा, इसकी रीजन आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि हमने पेपर सॉल्व करना होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं डिटेल में आपके पास आऊंगा, लेकिन आप देखें मैं किस तरह सॉल्व करता हूँ। बट द एनवियस मैन में से, what is the good of telling me that the cure for envy is happiness? एनवियस को जब आप ये समझाते हैं ना कि यार खुश रहा करो, ऐसे तुम लोगों से जलते हो, कुड़ते हो, अपना खून जलाते हो, वो क्या कहता है? वो कहता है मुझे ये तुम ना बताओ कि क्योर ऑफ एनवी जो है, हसद का जो हल है, इलाज जो है, वो हैप्पी रहना है। ये कोई अच्छी बात तुम मुझे नहीं बता रहे। ये अच्छी बात क्यों नहीं है? आई कैन नॉट फाइंड हैप्पीनेस while I continue to feel envy. मैं तब तक खुश हो ही नहीं सकता जब तक मैं हसद करता हूं। तो वो कहता है हसद तो मेरे अंदर भरा हुआ है। अब एक वक्त में एक ही चीज मेरे अंदर आएगी ना, हसद निकलेगा तो हैप्पीनेस आएगी। तो आप मुझे बता रहे हैं कि यार खुश रहा करो, तो मैं कैसे खुश रहूं? मैं अभी भी हसद कर रहा हूं। आपकी इस बात खुश रहा करो और मेरी हेल्प करना, मुझे मशवरा देना, इस टाइम पे भी मैं एनवियस हूं। तो मैं कैसे खुश रहूं जब तक मैं एनवियस हूं? एंड यू टेल मी दैट आई कैन नॉट सीज टू बी एनवियस until I find happiness. तो इसका मतलब है आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि मैं तब तक एनवियस एटीट्यूड को सीज नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, until I find happiness, जब तक मैं खुश नहीं रहूंगा। यानी बड़ा टेक्निकल आर्ग्यूमेंट कर रहा है ये एनवियस पर्सन। फिर पढ़ते हैं, बट द एनवियस पर्सन या एनवियस मैन में से, व्हाट इज good, the good of telling me that the cure for envy is happiness. I cannot find happiness while I continue to feel envy, and you tell me that I cannot cease to be envious until I find happiness. तो तुम मुझे ये बताना चाह रहे हो कि जब तक मैं हैप्पी नहीं हो सकता तब तक मैं ये अपनी एनवियस फीलिंग को खत्म नहीं कर सकता। बट द रियल लाइफ इज नेवर सो लॉजिकल एज दिस। अब ये कहीं राइटर बीच में कूद पड़ा है। राइटर कह रहा है रियल लाइफ इतनी लॉजिकल नहीं है जितनी ये लॉजिक एनवियस बंदा दे रहा है। असल में वो एनवियस एटीट्यूड छोड़ना नहीं चाह रहा ना, तो वो बता रहा है कि जब तक मैं एनवियस रहूंगा तो मैं हैप्पी नहीं रह सकता। Merely to realize the causes of one's own envious feeling is to take a long step towards curing them. आप सबसे पहले छोटा सा एक काम करें कि रियलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरें कि वो कौन सी रीजंस थी आपकी जिंदगी में, आपकी जवानी में, आपके बचपन में, कोई आपके साथ ऐसा अनजस्टिस हुआ है, कोई आपका राइट आपको नहीं दिया गया, आप जिंदगी में गरीब रहे हैं, आप जिंदगी में अपॉर्चुनिटी नहीं हासिल कर सके, आपके अंदर को फिजिकल ऐसी कमी थी, लैकनेस थी, जिसकी वजह से आप डेवलप नहीं कर सके, उस वजह से आप हसद करते हैं। तो पहले तो आप कॉजेज को रियलाइज करें कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से मैंने हसद करना शुरू किया। नाउ इट वुड बी द फर्स्ट स्टेप। अगर आप इरादा करें एनवियस एटीट्यूड को खत्म करने का, तो आप पहला ये स्टेप लेंगे, नंबर 1। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता जब रियलाइज करना शुरू होंगे, तो फिर आप ये भी रियलाइज करेंगे कि बीइंग एनवियस, मैं खुद अपना खून जलाता हूं, नंबर 1। एंड नंबर 2, बीइंग एनवियस, मैं प्लेयर हासिल नहीं कर सकता। एंड नंबर 3, जो हमने पहले पैसेज में ऊपर के हाइडर में पढ़ा था, कि जब आप एनवियस होते हैं तो आप अपने इर्द गिर्द की माहौल, अपने सिस्टम, अपनी फैमिली, अपने पास आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनसे प्लेयर हासिल करने की बजाय जो लोगों के पास है उससे पेन हासिल करते हैं। तो नाउ इट इज द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन। ले जी, हमने इसको पढ़ा भी, इसका तर्जमा भी किया। अब इसको देखते हुए तो हमारे ज़हन में एक दो बातें ही आ रही हैं, हम उसको टाइटल के तौर पे नीचे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द क्योर ऑफ envy is happiness। अगला चलते हैं, रियलाइजेशन ऑफ
one's envious attitude can make one able to get, ये कहां चला गया, to get rid of realization of one's envious attitude can make one able to get rid of envy। लें जी, ये हमारे पास एक आ गया जी, envy is the evil characteristic of ordinary human being। ये एक evil characteristic है, even trait है। Realization of one's being envious cannot attain happiness and we must understand। अभी हम realization of one's envious attitude can make one able to get rid of envy, और अभी हमने कहा था एक और टाइटल भी निकल सकता है इसका, what is the good of telling me the cure of envy is happiness? I cannot find happiness। the cure of envy is happiness, yes। अच्छा वो 1 2 3 4 5 हमारा वो सॉरी डिलीट हो गया। एक तो लाइफ का थोड़ा सा ये होता है। द क्योर ऑफ एनवी इज हैप्पीनेस। लें जी, हम इसका टाइटल एक और भी लिखेंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, थोड़ी स्पेस क्रिएट करते हैं। लें जी, हेडर फुटर रूल को देखते हुए हमने क्या किया, एक हमने ये वाला एरिया पढ़ा शुरू का, एक 2 या 3 सेंटेंसेस पढ़े, और नीचे के भी हमने क्या किया, फुटर के भी 2 या 3 सेंटेंसेस को हमने पिक किया, और हमने मेन थीम हेड और फुट से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, जो कि पैराग्राफिंग का एक रूल है, जो मैंने आपको बताया कि पैराग्राफ जब आप लिखते हैं तो टाइटल टॉपिक सेंटेंस आप लिखते हैं, जब आप खुद पैराग्राफ लिखते हैं, और जो आपका लास्ट सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप क्या करते हैं, उस पैराग्राफ को सम अप करते हैं, उस सारी की सारी चीज को सम अप करके उसको आप इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट आप एंड रिमार्क्स देते हैं। इसी तरह हमने किया। देखते हैं जी, सूटेबल टाइटल में हमने निकाला एनवी द मोस्ट अनडिजायरेबल ट्रेट ऑफ ह्यूमन नेचर, दूसरा निकाला बीइंग एनवियस वन कैन नॉट अटेन हैप्पीनेस, तीसरा टाइटल निकाला एनवी इज द इविल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, चौथा निकाला रियलाइजेशन ऑफ वंस एनवियस एटीट्यूड कैन मेक वन एबल टू गेट रिड ऑफ एनवी, रियलाइजेशन अगर आपको हो जाए, छठा निकाला द क्योर ऑफ एनवी इज हैप्पीनेस। नाउ इधर एक काम की बात हमें समझ आई कि जब हम इस रूल के तहत प्रेसी को पढ़ते हैं तो प्रेसी भी पढ़ी जाती है, दूसरा टाइटल भी एक्सट्रैक्ट होते हैं, और जो टाइटल एक्सट्रैक्ट होते हैं उसमें एक ही थीम हमें मिल रहा है, और इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारी प्रेसी बिल्कुल ठीक हो रही है। देखें, पहले टाइटल में भी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो एनवी है, दूसरे में भी एनवीएस एटीट्यूड या एनवी है, तीसरे टाइटल में भी एनवी है, चौथे में भी एनवीएस एटीट्यूड की ही रियलाइजेशन हो रही है, और सॉरी 1 2 3 4 5, और पांचवें में जब हम टाइटल को देखते हैं तो द क्योर ऑफ एनवी इज हैप्पीनेस, यानी एनवी के ही क्योर की बात की जा रही है। तो नाउ वी कैन डिड्यूस फ्रॉम दिस मेथोडोलॉजी कि इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो आपके टाइटल एक्सट्रैक्ट होते जाते हैं कि वर्ड्स आप अंडरलाइन प्रेसी के पैसेज पे ही करते रहते हैं, और दूसरा आपको फायदा रफ ड्राफ्ट नंबर 1 के पार्ट ए सूटेबल टाइटल से ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है आप सही रिदम में जा रहे हैं। जब आप सही रिदम में जा रहे हैं तो इसका मतलब है आपका मेन टाइटल, मेन थीम, कोर टॉपिक एक ही है। और मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि प्रेसी का कोई आप पास पेपर उठा के ले आए, किसी एग्जामिनेशन सिस्टम का उठा के ले आए, जो कोर इशू है, जो कोर थीम है, वो एक ही होगा। बाकी
इररेलेवेंट रेफरेंसेस होते हैं जिससे स्टूडेंट बाज औक़ात परेशान होते हैं कि भाई ये किस किस्म की बात की, ये टाइटल हो सकता है, ये टाइटल हो सकता है, ये किसी और टॉप, वो तो बेसिकली एग्जाम्पलिफिकेशन होती है। अब करेंगे ये कि आज की इस क्लास में आप लोग गुर नंबर 1 और 2 तो मैंने आपको बताया, हेडर फुटर रूल। नाउ गुर नंबर 3 आप खुद अप्लाई करेंगे, दैट इज इंस्टेड से शुरू करेंगे और यहां हैप्पीनेस तक खत्म करेंगे। ये पूरे के पूरे मटेरियल को, कंटेंट को आप पढ़ेंगे और 2 या 3 टाइटल और एक्सट्रैक्ट करेंगे। नाउ इससे आपका पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। ये आपकी आज की असाइनमेंट भी है और इंशाल्लाह ताला आई होप कि जब हम डेली बेस पे इस तरह इसको सॉल्व करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करेंगे, फिर ग्रामर के पोर्शन को इस तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ेंगे, सेंटेंस करेक्शन को पढ़ेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, कुछ टेक्निक्स में आपको बताऊंगा किस तरह लेक्सिकल रिसोर्स डेवलप किया जाता है, कुछ टेक्निक्स में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने वोकैबुलरी डेवलप करनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता ड्यूरिंग द सेशन ही हम इन पे इंशाल्लाह एक्सपर्ट होंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज व नासिर।